लेट्स फाइट बयानबाजी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीट परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बस सेवा फ्री करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 20 और 21 जून को स्टूडेंट्स अपना नीट एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज की बस में फ्री सफर कर सकेंगे। एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में देरी न हो, इसलिए बच्चों के लिए यह सुविधा की गई है। हरियाणा सरकार की नीट की परीक्षा को लेकर के पूर्ण तैयारी है। 21 जून को नीट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सुविधा के लिए पूरे हरियाणा में 20-21 जून के लिए फ्री रोडवेज बस सेवा की व्यवस्था की है और सभी साथी अपना नीट का एडमिट कार्ड वो दिखाकर किसी भी हरियाणा रोडवेज बस में 20 और 21 को मुफ्त यात्रा कर अपना पेपर दे सकते हैं। क्योंकि समय समय के ऊपर आप लोग देखते हैं कि जब भी पिछले दिनों हमारा पेपर हुआ था उसके अंदर भी हमने बड़ी व्यवस्था की थी और सभी युवा साथियों की मैं सफलता की हमारी प्राथमिकता है और परीक्षा में आप सभी पूरे मनोयोग से भाग लें, अच्छे से तैयारी करें और उज्जवल भविष्य की और एक कदम और बढ़ाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और क्योंकि नीट की परीक्षा है और हम उसको बड़े मनोयोग से परीक्षा को दें और सभी बच्चे की सफलता की मैं कामना करता हूं। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर के कथित भड़काऊ भाषण पर भाजपा महासचिव तरुण चुग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हुमायूं कबीर जैसे लोग भारत को फिर जिन्ना युग में ले जाना चाहते हैं। ऐसे लोग धार्मिक आज़ादी के नाम पर दूसरों को भड़का रहे हैं और देश में विष घोलने का काम कर रहे हैं। हुमायूं कबीर जैसे कुछ लोग वापस भारत को जिन्ना युग में ले जाना चाहते हैं। सभी को अपने धार्मिक उत्सव मनाने का अधिकार है। भारत का संविधान सभी को स्वतंत्रता देता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे धर्म व संस्कृति के विरोध में नहीं हो सकती। गायें काटने की जिद ये हवानी सोच है। गाय हमारे लिए माता है और जानबूझकर देश के नागरिकों को टीस करना हुमायूं कबीर जैसे नेता विष घोलने का काम कर रहे हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार को रोटी, कपड़ा और मकान से मतलब नहीं है। इस सरकार की प्राथमिकता बुलडोजर चलाना है, जो नकारात्मकता का प्रतीक है। देखिए, इसका क्या प्रायोरिटी है? ये तो बुलडोजर, किधर बुलडोजर चलाना है ये इसका प्रायोरिटी है। कभी गरीबों का ऊपर, हॉकर लोगों का ऊपर बुलडोजर, कभी कोई स्कल्पचर का ऊपर, स्टैचू का ऊपर, ये सब। अब देखिए वहाँ पर तो नॉर्थ बंगाल में कॉमरेड लेनिन का स्टैचू वो तोड़ दिया था। तो उसका रोटी, कपड़ा और मकान का ऊपर वो उसका प्रायोरिटी नहीं है। उसका प्रायोरिटी हो गया है वो बुलडोजर है नेगेटिविटी का सिंबल, वो वही सिंबल वो सामने रख रहा है। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बकरीद से पहले ही मकोका लागू करने को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है और बूचड़ खानों के ज्यादातर मालिक गैर मुस्लिम हैं। बीजेपी को चुनाव में बड़ी कंपनियों से फंडिंग मिलती है और अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें तो गोरक्षा के नाम पर हत्याएं रुक जाएंगी। गाय सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर बन गया है और यकीन मानो बड़ी बड़ी जो कंपनियां स्लॉटर हाउस है, वो स्लॉटर हाउस के मालिक के अगर आप नाम देखोगे ना तो सब तो नॉन मुस्लिम है। बंद करो। अरे बीजेपी को फंडिंग जाती है उन लोगों से इलेक्शन के अंदर। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, क्या करेंगे? तमाम कंपनियों को बैंड लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? मैं आपको आंकड़ा दिखा सकता हूँ ये इसी के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर जो लोग बात कर रहे हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी, हर काम इनको सिर्फ मुसलमानों के त्यौहार के टाइम भी दिखते हैं। देखिए ये साफ आंकड़े हैं, ये क्या दिखाते हैं? ये एक्सपोर्ट
हाँ, बीफ के ऊपर जो ये जो बात कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट की, 11,581.07 किलोग्राम ऑफ शीप और गोट मीट का 2024-25 के अंदर भेजा गया एक्सपोर्ट करके भारत द्वारा, आंकड़े हैं। और यूनाइटेड अरब में भेजा, कतर, कुवैत, बहरीन, और इंडिया एक्सपोर्ट किया तकरीबन 12,54,775 किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 1.25 बिलियन किलोग्राम, 1.25 बिलियन किलोग्राम ऑफ कारा बीफ इन द ईयर 2024-25। और ये मैं नहीं बोलता हूं भाई, ये पूरे आंकड़े हैं, देख लीजिए, सोर्सेज DGCIS। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बंगाल में तो डीजीपी की नियुक्ति का विरोध करती है, पर केरल में जहां उनकी सरकार है तो वहां खुद वही काम कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी से उनके पुराने बयान पर माफी मांगने को कहा है। राहुल गांधी ने जब पश्चिम बंगाल के सीईओ को बनाया गया था चीफ सेक्रेटरी, तो उस पर कितना बड़ा ड्रामा किया था, और आज केरल में ही जो सीईओ थे उनको सेक्रेटरी टू सीएम बना दिया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, कांग्रेस पार्टी की दोहरी जबान है। कांग्रेस पार्टी बंगाल में कुछ होता है तो उस पर एतराज करती है, और केरला में जहां उनकी सरकार है वो उसी काम को करती है। तो राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए अपने पहले बयान के लिए। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने देश भर में चल रहे भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर कहा कि शिविर में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी एक कार्यकर्ता की तरह अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि भाजपा में मंत्री हो या पदाधिकारी, सबसे पहले सभी कार्यकर्ता हैं। सरकार किसी की भी हो, प्रशिक्षण शिविर जरूर होने चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, ये पूरे ही देश भर में ही चल रहा है। अभी तो पूरे देश भर में चल रहा है, मंडलों में हो चुका है, और मंडलों का तो हमारा हो गया। अब हमारे जिले हैं उनमें अभी जारी है, और इसमें बहुत अलग अलग सत्र हैं। और अभी हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, और उन्होंने बहुत सरल तरीके से अपने एक कार्यकर्ता बनकर, एक कार्यकर्ता की तरह सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने अभी अपनी बात रखी। और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी में ऐसा कोई ऊपर और नीचे नहीं होता, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब एक समान होते हैं, और सभी कार्यकर्ता हैं। चाहे आप मंत्री हो, चाहे आप पदाधिकारी हो, सबसे पहले आप कार्यकर्ता हो, और कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं हमेशा ही, शुरू से लेके अभी तक। और फिर आप सभी जानते हैं अंत्योदय, हमारा लक्ष्य है अंत्योदय का, कि सबसे जो पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसको कैसे लाभ मिले, उसको कैसे योजना का लाभ मिले, उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ना है, ये हमारा लक्ष्य, ये हमारी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी की। और कार्यकर्ता के साथ संपर्क रखना, ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगातार होते आए हैं, चाहे हम लोग ऑपोजिशन में हो, चाहे हमारी सरकार हो, बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है, आइडियोलॉजी क्या है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर कहा है कि भारत अमेरिका संबंध बढ़ रहे हैं। क्वाड बैठक होनी है, व्यापार समझौता तय हो गया है। भारत पैक्स सिलिका में शामिल हुआ और निवेश रिकॉर्ड स्तर पर है। यह साझेदारी आगे भी बढ़ेगी। I just want to welcome our great Secretary of State again to India. We had a phenomenal meeting today with the Prime Minister. It's a relationship we deeply care about. It's a relationship that is growing. Literally today, the Secretary opened a brand new building right here. So that is a partnership that we are continuing to grow. We have our Quad meeting. Since I have arrived here a few months ago, we had settled our trade deal. India has joined Pax Silica. Investment is at record levels, and this partnership will continue to grow. And today the Secretary extended an invite to Prime Minister Modi to come visit the White House on behalf of the President. So we have some great things ahead. हैदराबाद में वकील ख्वाजा
मोहिउद्दीन की कार से टक्कर मारकर हत्या के संदिग्ध मामले में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निंदा की है। ओवैसी ने कहा, वकील को 4-5 साल से वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने के कारण धमकियां मिल रही थी। मृतक के बेटे ने संदिग्धों के नाम बताए हैं। उन्होंने पुलिस और अन्य अधिकारियों से बात की। आज सुबह में सीनियर एडवोकेट ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब पर जो बुज़दिलाना जानलेवा हमला हुआ, उन्हीं के घर के पास हमारी पार्टी और हम सब लोग तो मजहब की मजम्मत करते हैं, उसका कंडेम करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब को पिछले 3-4-5 साल से बराबर धमकियां दी जा रही थी, क्योंकि वो वक्फ की जायदादों की हिफाजत का काम कर रहे थे। और आज उनके फर्जंद ने भी अपना बयान दिया है जिस पर उनको शक है। मैंने भी पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है और हमने उनसे एक ही डिमांड किया है कि ये जो आज बुज़दिलाना कातिलाना हमला जो हुआ, जिसमें ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब की आज जान चले गई, ये कत्ल है और यकीनन एक बहुत बड़ी साजिश की गई उनको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जिन्होंने भी ये उनकी जान ली है, उनका मकसद एक ही था कि ख्वाजा मोहिउद्दीन साहब को मारना, ताकि वो जो काम कर रहे थे उसमें उनको रोकना। तो हमारा मुतालबा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, उनकी हुकूमत से एक ही है कि वो ना सिर्फ जिन्होंने ये कत्ल किया उनकी फौरन गिरफ्तारी अमल लाई जाए, बल्कि इसके पीछे जो असल सरगरा है, जो असल मास्टरमाइंड है, जिसका दिमाग है, उसको मेन कॉन्स्पिरेटर को पकड़ा जाए। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी नेताओं के धरना प्रदर्शन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है। अब जनता विकास चाहती है, इसलिए टीएमसी के विरोध प्रदर्शन का लोगों पर कोई असर नहीं होगा। अब टीएमसी को लोग 15 साल चोरी किया है, 15 साल इलीगल घर बनाया है, घर बनाने का परमिशन दिया है, उसमें से कट मनी लिया है, परिवेश को नष्ट कर दिया है, सारे वाटर बॉडी को बुझा के फ्लैट और कमर्शियल ऑर्गेनाइज मैंने ये हुआ है, बिल्डिंग हुआ है। आज 15 साल बाद पश्चिम बंगाल के लोग जो मैंडेट दिया है इस इलेक्शन में, कोई सुनने वाला नहीं है। बंगाल के लोग सिर्फ उन्नयन चाह रहे और इल्लीगल जितना भी काम हो रहे उसको बंद करना चाह रहे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धीरे धीरे सब बंद कर रहे हैं। तो उन लोग जो पार्टी का कुछ दिन बाद उनका क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका माने निश्चिन्ह हो जाएगा लेफ्ट का जैसा। वो क्या धरना में बैठे या चिल्लाए या 7 तला का मकान या 14 तला का मकान से कूद पड़े, बंगाल के लोगों को कुछ नहीं आता जाता। एक और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कानपुर के अस्पताल में आईटीबीपी जवान के परिवार के साथ हुई घटना का सरकार ने संज्ञान लिया है और उसकी उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिलेगा। कानपुर का जो आईटीबीपी के जवान के साथ, उनके परिजनों के साथ जो अस्पताल में घटना हुई है, उसकी जानकारी शासन ने लिया है और गंभीरता पूर्वक इसके उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और हर स्थिति में न्याय मिलेगा। और संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को और डीजी हेल्थ को हमने निर्देश दिया कि पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करें, किसी भी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सर, गर्मी हो रही है। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.